आदाब बनारस, सलाम बनारस, सुबह बनारस को पढ़ाओ। चाह नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इतराऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पे देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावें वीर अनेक। सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा श्री शिरोमणि जी को एक गीत के लिए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। रह रवेरा है मोहब्बत रहने जाना राह में, रह रवेरा है मोहब्बत रहने जाना राह में, लज्जते सहरा नवर्दी, लज्जते सहरा नवर्दी दूरिये मंजिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। हमारे बीच लोक गायिका श्रीमती रंजना राय जी उपस्थित हैं। मैं समिति की ओर से उनसे अनुरोध करूंगा कि एक गीत प्रस्तुत करें। श्रीमती रंजना राय, सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवा। आज यहाँ उपस्थित आप सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। मैं लोक गायिका रंजना राय तो एक देशभक्ति गीत सुनाने जा रही हूँ जो कि बाबू रघुवीर नारायण जी की रचना है भोजपुरी में। सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवासी, मुरे प्राण बसे हिम खोहरे बटोहिया, मोरे प्राण बसे हिम खोहरे बटोहिया। सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवासी, मुरे प्राण बसे हिम खोहरे बटोहिया, मुरे प्राण बसे हिम खोहरे बटोहिया। जाओ जाओ भैया बटोही हिंद देख आओ, जहाँ ऋषि चारों वेद गावे रे बटोहिया, जहाँ ऋषि चारों वेद गावे रे बटोहिया, जहाँ ऋषि चारों वेद गावे रे बटोहिया। सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवासी, मुरे प्राण बसे हिम खोहरे बटोहिया। हॉल बन चुका है कि आप हमारे स्पीकर को सुने। आज की शाम
शहीदों के नाम। इस आयोजन में सर्वप्रथम समीचीन होगा कि हम उस बहुआयामी व्यक्तित्व को सुने जिसे प्रकृति ने अनेक गुणों से लवरेज किया है, जिसे सुनना एक अवसर है, जो बेबाकी से कुछ कहने में कोई लाग लपेट नहीं रखता और जिसे प्रकृति ने प्रभावशाली आवाज भी दी है, जो सब कुछ जानने में सीखने में रुचि रखता है, जो देश प्रेम के जज्बे से लबालब भरा है, जिसे उसके विद्यार्थी आज भी आदर्श मानते हैं, जिसे हम डॉक्टर मेजर अरविंद कुमार सिंह संज्ञा से अभिहित करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करें। आप बाबू जगत सिंह शोध समिति के सक्रिय और सशक्त सदस्य हैं और डॉक्टर मेजर ए.के. सिंह से आप परिचित ही हैं, लेकिन संचालक की भूमिका का निर्वहन करते हुए कुछ वाक्य और जोड़ने की धृष्टता करना अपना धर्म समझता हूं कि उम्र के 7वें दशक को करीब करीब पूरा करने वाले मेजर साहब उदय प्रताप कॉलेज में भूगोल पढ़ाते रहे और एनसीसी के अधिकारी का भी बखूबी दायित्व संभाला आपने। शिक्षा विभाग द्वारा उत्तम परीक्षा फल के लिए सन 2006 में आपको सम्मानित किया गया। कर्तव्य निष्ठा और कार्यकुशलता के लिए रक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, भारत सरकार द्वारा 2003 में और 2002 में 2 बार सम्मानित किया गया। 2007 में सर्वोत्तम एनसीसी अधिकारी पूरे उत्तर प्रदेश में बने और मानवीय पक्ष यह मुझे कहना भी चाहिए कि पूरा शरीर मरणोपरांत आपने दान दे दिया है बीएचयू के मेडिकल कॉलेज को। आप सभी पूरी तरह से तादाद में स्थापित करें। प्रिय अनुज अरविंद के उद्बोधन से जुड़ें। 1957 मेरी पैदाइश हुई। जाहिर सी बात है, देश के आजाद होने के 10 साल के बाद मैं पैदा हुआ। लेकिन जब थोड़ा बड़ा हुआ तो कुछ प्रश्न अक्सर मुझे उद्वेलित किया करते थे। हमारे देश की आजादी आधी रात को क्यों? कोई तो वजह रही होगी। ऐसे अनेकानेक प्रश्न थे जो जिज्ञासा के रूप में मेरे अंदर खड़े होते थे। जवाब कहां पाऊं? 2 ही तरीके थे। या तो कोई 1947 या आजादी की लड़ाई लड़ा हुआ कोई व्यक्ति मुझसे मिल जाए तो वो बताए कि उस वक्त क्या हुआ था, या फिर मैं किताबों की जद में जाऊं और देखूं कि मेरे लिए क्या संग्रहित करके उस समय की पीढ़ियों ने दे रखा है। और मैंने इन दोनों का उपयोग किया। मेरे नाना फ्रीडम फाइटर थे, बहुत सी बातें उनसे पता चली और बहुत सी किताबों की दुनिया में गया तो पता चला। और फिर मैं एक ऐसे हिंदुस्तान को देखने लगा जिसके चारों छोर के ऊपर 4 शख्सियतें खड़ी हैं। एक तरफ लॉर्ड माउंटबेटन खड़ा है, जो इस पूरी हिंदुस्तान की आजादी का भाग्य विधाता बनने की जिम्मेदारी लेकर आया है। दूसरे छोर पे महात्मा गांधी खड़े हैं, जिनकी जिद है कि देश अगर आजाद होगा तो अखंड ही आजाद होगा, बंटवारा हमें बिल्कुल मंजूर नहीं, और अगर होगा तो मेरी लाशों के ऊपर से गुजर कर होगा। एक तीसरे बिंदु पे एक शख्स खड़ा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिस व्यक्ति का चाहना है कि आजादी मांगूंगा नहीं, आजादी छीन कर ले लूंगा, हिंदुस्तान की धरती इतनी गर्म कर दूंगा कि तुम्हें पैर रखने में तुम्हारे जी थर्राएंगे। और आजादी बहुत बाद के समय में नहीं, हमें अभी तुरंत तत्काल चाहिए। लेकिन क्या यह सब संभव था? नहीं। एक छोर पे एक और शख्स खड़ा था, जो कभी कांग्रेस पार्टी का ही हिस्सा हुआ करता था,
फिर वहां से निकला, मुस्लिम लीग बनाया और उसकी जिद यह थी कि हम दोयम दर्जे के नागरिक बनकर इस हिंदुस्तान के अंदर नहीं रहेंगे। हमें तो मुकम्मल आजादी चाहिए हमारे अपने लोगों के लिए। और इन चार बिंदुओं के बीच में पूरा हिंदुस्तान था जो दो तरीके से अपने देश की स्वतंत्रता के रास्ते ढूंढ रहा था। पहले वे जो महात्मा गांधी के पीछे लामबंद थे कि सत्य और अहिंसा का प्रयोग करके हम अपने देश की आजादी अपने लिए ले लेंगे, और दूसरे वे जिनको लगता था कि मांगने से, गिड़गिड़ाने से, अनुनय विनय करने से ये अंग्रेज हमें हमारी स्वतंत्रता नहीं देंगे, लिहाजा ताकत का इस्तेमाल करेंगे और इनसे अपनी आजादी छीन कर लेंगे। जी हां, गरम दल के रूप में आप उनको जानते हैं। मैं अरविंद, जय हिंद, जय भारत। और आज आपसे थोड़ी देर के लिए मुखातिब होऊंगा इसी विषय के ऊपर। यहां जितने बुजुर्ग हैं उनको चरण स्पर्श है, जो हम उम्र हैं उनको प्रणाम है, और जो छोटे हैं उनको आशीर्वाद है। चलिए बात शुरू करते हैं। एक बुलावा आया, किसका? क्लेमेंट एटली का, जो इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर था। और बुलावा किसका आया? लॉर्ड माउंटबेटन को बुलाया गया कि एटली साहब आपसे मिलना चाहते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन को विषय पता था और कहते हैं कि वो अपने दिमाग में कुछ ऐसे प्रश्नों को लेकर गए थे कि एटली मुझे हिंदुस्तान न भेजे। दोनों आमने सामने बैठते हैं, एटली अपना मंतव्य जाहिर करते हैं, तो छूटते ही माउंटबेटन कहते हैं कि हमारी कुछ शर्तें हैं हिंदुस्तान जाने की। एटली ने कहा बोलिए। कहा मेरी पहली शर्त यह है कि हिंदुस्तान के अंदर जो भी मैं निर्णय लूंगा, इंग्लैंड सरकार उसमें कोई दखल नहीं देगी। आप सोचिए, किसी प्राइम मिनिस्टर से कहा जा रहा है कि हमें यह सुविधा चाहिए। एटली ने आगे बोला और आगे बोलिए, और क्या? कहा मुझे एक हेलीकॉप्टर चाहिए कि मैं जहां चाहूं वहां हिंदुस्तान में आसानी से आ जा सकूं। एटली ने कहा मिस्टर माउंटबेटन, क्या ऐसा नहीं लगता कि आप सारे इंग्लैंड के अधिकार मांग रहे हैं मुझसे? माउंटबेटन ने कहा कुछ ऐसा ही है। माउंटबेटन भारत आता है। अमूमन भारत के अंदर वायसराय के आने का रास्ता गेटवे ऑफ इंडिया हुआ करता था। एक वायसराय जाता था, दूसरा आता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। वायसराय हाउस के अंदर माउंटबेटन आता है और बैठता है कुर्सी पे, तो लॉर्ड वेवेल जो कि पहले का वायसराय था, उससे वो कहता है कि आपने अभी तक हिंदुस्तान के अंदर जो कार्रवाई की है उसके बारे में बताएंगे? जान के सुधीजनों आपको आश्चर्य होगा, लॉर्ड वेवेल एक फाइल लाके टेबल पे पटक देता है और उस फाइल पे जो शीर्षक लिखा था, माउंटबेटन को चौंकाने के लिए वो काफी था। उस फाइल पे लिखा था ऑपरेशन मैड हाउस, ऑपरेशन पागल खाना। माउंटबेटन ने कहा क्या मतलब? तुम हिंदुस्तान को पागल खाना समझते हो क्या? उसने कहा कि मैं थक गया हूं, अब इंग्लैंड वापस जा रहा हूं, तभी तो आपको बुलाया गया है। माउंटबेटन ने पूछा अभी तक क्या किया, तुम्हारे दिमाग में क्या चलता है? तो उसने कहा कि मैंने सोचा था कि धीरे धीरे यहां से विस्थापन कराऊंगा कर्मचारियों को, सेना को, एक एक राज्य से, लेकिन लगा कि हिंसा बहुत ज्यादा हो जाएगी, मैंने इस निर्णय को टाल दिया। मैं वो अनकही कहानी आपको बता रहा हूं जिसमें आपकी जानकारियों में इजाफा होगा कि क्या कुछ हुआ था उस वक्त। माउंटबेटन ने अपने सहायक को बुलाया, तारीखें तय करो और हिंदुस्तान के एक एक लीडर से मैं अकेले मिलूंगा।
और जो हमारी बातचीत हो उसे आप नोट करना। देर शाम बैठ के उसको मैं कंपाइल करके देखूंगा। और मुलाकातों का जरिया प्रारंभ हो गया, तारीखें कटती रहीं। सच तो यह था कि क्लेमेंट एटली ने माउंटबेटन से कहा था कि 1948 तक हिंदुस्तान को आजाद कर देना है। जी हां, फिर मैं दोहरा रहा हूं, 1948 तक आजाद करा देना है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा हम तो स्वतंत्र हो गए 15 अगस्त 1947 को ही। सिर्फ एक लाइन कह के बात आगे बढ़ा दूंगा कि लॉर्ड माउंटबेटन नौसेना का एडमिरल था, फौजी था। वो समस्याओं से निपटना वो अच्छी तरह से जानता था। मुलाकातें शुरू हुई और कुछ समय के बाद लॉर्ड माउंटबेटन के पास जानकारियां उपलब्ध थीं कि मिस्टर जिन्ना को किस किस बात पे आपत्ति है और किस किस बात पे वो सहमत हैं। मिस्टर नेहरू किस किस बात पे सहमत हैं, किस किस बात पे आपत्ति है। अब वो एक ऐसा शख्सियत बन गया था जिसे सबके बारे में तो पता था, लेकिन उसके बारे में किसी को नहीं पता था। ये उसकी स्ट्रेटजी थी। और उसके बाद उसने देखा कि दो शख्सियत टेढ़ी खीर हैं, एक मिस्टर पटेल और दूसरे मोहम्मद अली जिन्ना। उसको यह भी कहा गया था इंग्लैंड से निर्देश देकर कि पहला प्रयास हिंदुस्तान की एकता का करोगे, और अगर इस बिंदु तक नहीं पहुंचा पाए तो अंतिम विकल्प विभाजन है। और उसके बाद उसने पहला निर्णय लिया कि मुझे पहले जिद्दी लोगों की जिद तोड़नी होगी। पहले वो मुझे समझ सकें कि जो कुछ होगा वो मेरी शर्तों पे होगा, आपकी शर्तों पे नहीं होगा। और वो खोज ही रहा था वो तरीका। तब तक पटेल एक किसी कार्य के सिलसिले में कागज पे लिख के ले गए, तो माउंटबेटन ने उस कागज को टरका दिया, कहा ये नहीं होगा। पटेल ने कहा नहीं, ये करना पड़ेगा। बात आगे नहीं बढ़ाया, उसने एक लाइन बोली, कहा मिस्टर पटेल, शाम की फ्लाइट से मैं इंग्लैंड वापस चला जाऊंगा और हिंदुस्तान के अंदर जो कुछ भी खून खराबा होगा उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। पटेल ने कागज वापस ले लिया। यह पहली विक्ट्री थी माउंटबेटन की मिस्टर पटेल के ऊपर। सवाल अभी और आगे हैं जिनका उत्तर हमें खोजना है, लेकिन थोड़ा इससे आगे चलते हैं। मैं आ जाता हूं वापस किसके ऊपर? महात्मा गांधी जी के ऊपर। महात्मा जी ने बहुत से आंदोलन किए, पूरे हिंदुस्तान को अपने पीछे लामबद्ध कर लिया, और किस सीमा तक? हम जो कहेंगे उसको करने के लिए लोग दीवानगी और पागलपन के जुनून तक तैयार थे। लेकिन ऑन रिकॉर्ड अगर हम देखें तो ज्यादातर आंदोलन प्रारंभ तो हुए, लेकिन हिंसा के शिकार होने के कारण उन आंदोलनों को छोड़ देना पड़ा। मैं उदाहरण के तौर पे कुछ आंदोलन बता दूंगा आपको। 1917 में चंपारण का सत्याग्रह, नील की खेती के ऊपर का वो बहुत बड़ा सत्याग्रह था। 1918 खेड़ा, 1918 पुनः अहमदाबाद, ये मिल में कुछ मजदूरों का केस था। रोलेट एक्ट के खिलाफ 1919, 1920 में असहयोग सत्याग्रह, 1930 में नमक सत्याग्रह, 1934 में सविनय अवज्ञा, और फिर 1942 में भारत छोड़ो। इतने आंदोलन गांधी ने सीरियली उठाना शुरू किया, जनता को लामबंद करके अपने पीछे लाते रहे। लेकिन कहीं से कोई एक रोशनी दिखाई नहीं दे रही थी कि अंग्रेज इनसे डर के हिंदुस्तान हमें छोड़ दें। उल्टा 1857 के गदर को बड़ी क्रूरता के साथ क्रश किया अंग्रेजों ने। जलियांवाला बाग को लाशों से पाट दिया, 20,000 लोग मारे गए, 18 वर्ष के लड़कों को फांसी पे चढ़ा दिया। खुदीराम बोस एक उदाहरण काफी है। कल लटकाना है फांसी पे तो आज लटका दिया।
भगत सिंह का नाम लेना समीचीन होगा। हम अपने आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे और अंग्रेज अपनी क्रूरता का पैरामीटर बढ़ाते चले जा रहे थे। और फिर ऐसे में माहौल तो बना ही दिया था महात्मा जी ने, लोगों को अपने पीछे लामबंद तो कर ही दिया था। ऐसे में एक ऐसा शख्स उभरता है इस देश की धरती से, जो इस देश की सीमाओं से बाहर जाता है और द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर जापानियों के द्वारा कैद किए गए 70,000 हिंदुस्तानी सैनिकों को उनसे मांगता है, आजाद हिंद फौज के रूप में उसे तब्दील कर देता है और ब्रितानी हुकूमत की ईंट से ईंट बजा देता है वो बंदा, जिसे हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहते हैं। लेकिन वो रुका नहीं बंदा इतने पे ही, उसने 3 द्वीपों के ऊपर यूनियन जैक उतार के इंडियन फ्लैग फहरा दिया। यहां तक भी वो नहीं रुका बंदा, उसने स्वतंत्र भारत की उद्घोषणा कर दी 21 अक्टूबर। यहीं तक नहीं रुका वो बंदा, उसने स्वतंत्र भारत की करेंसी जारी कर दी। अगर आप में से किसी को उस करेंसी को देखना है जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जारी किया था, तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जाके आप संग्रहालय में उस करेंसी को देख सकते हैं। और यहीं तक नहीं रुका वो बंदा, उसने आजाद हिंदुस्तान का मंत्रिमंडल भी घोषित कर दिया। देश में मांग रहे थे लोग, उसने करके दिखाना शुरू कर दिया और अंग्रेजों को वो नाको चने चबवा दिया उस बंदे ने कि अंग्रेजों की बात छोड़ दीजिए, पूरी दुनिया की कोई गवर्नमेंट नेताजी सुभाष चंद्र बोस की परछाई तक को छू नहीं पाई, नाको चने चबवा दिया। लेकिन मेरे जैसा एक व्यक्ति इस स्थान पे खड़े होकर सोचता है, क्या दर्द रहा होगा उस शख्स का जिसने अपनी पूरी जिंदगी होम कर दी देश की आजादी के लिए। वह अपने ही देश में उपस्थित नहीं हो सकता था क्योंकि डर था कि कोई उसे अंग्रेजों के हवाले न कर दे। मैं नहीं जानता आपको यह पीड़ा सालती है कि नहीं सालती है। घर का निर्वासन छोड़ दीजिए, तो देश का निर्वासन था सुभाष बाबू के लिए। लेकिन अंग्रेजों को उन्होंने समझाया कि एक बंदा भी अगर हिंदुस्तान का अपने पे उतर जाएगा तो आपको खाली करना पड़ेगा हिंदुस्तान। केसी मजुमदार की एक पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ बंगाल, पढ़ लीजिएगा जाके। एटली इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर देश आजाद होने के बाद हिंदुस्तान में आता है। बंगाल के अंदर एक टी पार्टी चल रही है, तो एक पत्रकार ने बड़ा अद्भुत सवाल पूछा। कहा, मिस्टर एटली, 1857 के गदर को आपने दबा दिया, जलियांवाला बाग को लाशों से पाट दिया, जिन्होंने भी झंडा उठाया बगावत का उनको फांसी पे चढ़ा दिया, तो आप हिंदुस्तान छोड़ के क्यों चले गए? आज भरी महफिल में उस वाक्य को कहना चाहता हूं जो एटली ने कहा था उस पत्रकार से कि हिंदुस्तान से जाने का सबसे बड़ा कारण 18 फरवरी 1946 को नौसेना के अंदर हुआ विद्रोह था। पत्रकार ने अगला सवाल किया, क्यों नौसेना के विद्रोह से? उन्होंने कहा कि बाकी जितने भी विद्रोह थे वो जनता के थे, सेना का विद्रोह हमारे लिए खतरनाक था। हम इंग्लैंड से सेना लाके हिंदुस्तान के ऊपर शासन नहीं कर सकते थे और हम समझ गए कि यह हमारी अंतिम घड़ी है। अगर अब भी हम नहीं चेते तो हिंदुस्तान के अंदर हमें बहुत बुरा वक्त देखना पड़ेगा, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस बाहर से देश के दरवाजे को खटखटा रहे थे और सेना का विद्रोह देश के अंदर हो गया था। नेता सुभाष चंद्र बोस ने सिर्फ इतना कहा था कि जब मैं आऊं देश के दरवाजे पे तो देश की सारी जनता खड़ी हो जाए हमारे साथ, अंग्रेजों को हम भगाएंगे। लेकिन इतिहास के पन्ने में इतिहासकार कहते हैं
कि बाहर से तो वो सब करने में सक्षम हुए, अंदर से ही सपोर्ट नहीं मिला। दिल्ली के लाल किले में आजाद हिंद फौज के सैनिकों को पकड़ कर लाया गया, उनके ऊपर युद्ध अपराधी का मुकदमा चला। और अगर सैनिकों पे युद्ध अपराधी का मुकदमा चल रहा है तो मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है कि कमांडर इन चीफ तो युद्ध अपराधी होगा ही, जिसकी खोज अंग्रेज लगातार खोजते रहे। उन्होंने किसी को नहीं खोजा, सिर्फ एक शख्स को हिंदुस्तान में खोजते रहे। ये हाथ लग जाए किसी तरह, किसको? नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। कितनी कहानियां बताऊं। 7x13 का कमरा, अंदाजा करना मित्रों। और उस कमरे में एक जस्ते का कटोरा और एक मिट्टी का कसूरा, और ऊपर से आदेश ये, पीना है पानी तो इसी में पियो, करना है लेटरिन तो इसी में करो, और यहीं रहोगे इसी में। और अगर रात को लेटरिन किया तो निकाल के सेलुलर जेल के बीचों बीच हाथ और पैर बांध के कोड़ों से मारा जाता था कि यह गलती तुमने क्यों किया। जी हां, मैं उन शहीदों की बात कर रहा हूं जो काला पानी की सजा पाए। मैं चाहे जितनी ताकत लगा लूं मेजर अरविंद कुमार सिंह, आपको उस एहसास तक नहीं ले जा सकता शब्दों के माध्यम से जो यातना उन शहीदों ने भोगी है। बहुत नाम सुना होगा आपने भूख हड़ताल का। भूख हड़ताल में जान जाते किसकी देखी आपने? जाइए, काला पानी के उन दीवालों पे उन शहीदों के नाम लिखे हैं जिनका सिर्फ भूख हड़ताल तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने पूरी ताकत लगाई। किसी के गले में नली फंस गई और उसने अपनी जान दे दी। वापस आते हैं। एक अद्भुत शख्सियत और था, मैंने 4 बिंदुओं की बात की थी। भाई साहब पहले कांग्रेस में ही थे, फिर उन्होंने बाहर निकलकर मुस्लिम लीग बनाया और फिर एक प्रस्ताव पारित किया कि हमें अलग चाहिए। क्या? तो साहब पाकिस्तान। और लोग लामबंद भी हो गए। और वो जिद इतनी दृढ़ थी, इतनी दृढ़ थी कि समझ में नहीं आ रहा था माउंटबेटन को कि इस जिद से मैं बाहर निकलूं कैसे, इनको कैसे बाहर निकालूं। और अंत तो गत्वा 12 जुलाई को रेड क्लिफ को बुलाया गया था। कुछ लोगों के दिमाग में अब यह नाम उभर रहा होगा जो मैं ले रहा हूं, जो जानकारी रखते हैं, वाबस्ता होंगे इतिहास के पन्नों से। और वो 12 अगस्त को चला भी गया। 40,000 के वेतन पे आया था वो। सिर्फ एक काम कर दे, हिंदुस्तान का बंटवारा कर देना मेरे भाई। और हम टीचर जब भी किसी लड़के को पेंसिल का प्रयोग करते देखते हैं तो खड़े होकर सोचने लगते हैं, क्या किसी पेंसिल की नोक भी किसी देश की तकदीर बदलने और बिगाड़ने का माध्यम बन सकती है? कहते हैं कि रेड क्लिफ ने हिंदुस्तान का नक्शा रखा और पेंसिल चलाया राइट एंड लेफ्ट, और बंटवारा हो गया पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। 40,000 का वेतन वो लिया नहीं, क्योंकि जब उसने बंटवारे की विभीषिका देखी, आप में से अगर कोई अपने परिवार के बंटवारे पे होगा तो उस दर्द तक जाएगा। बंटवारा करने वाले रोने लगे, क्या क्या बांटोगे? एहसासों को बांटोगे, मिट्टी को बांटोगे, घर को बांटोगे, भावनाओं को बांटे हुए। और उन अभागों को तो यह भी नहीं पता था कि अभी जो जो बट रहा है वो हिस्से में भी मेरे आएगा कि नहीं आएगा। बंटवारा हुआ। मैं नाम भूल रहा हूं, एक पटेल साहब थे और एक कोई
थे, मोहम्मदन थे, उनको जिम्मेदारी दी गई थी लिस्ट बना के बांटो। तो अंत में एक सेना का बिगुल बच गया, तो माउंटबेटन के पास गए कि सर इस बिगुल का क्या करें। कोई लेने को तैयार नहीं। जिस बिगुल से न जाने कितनी बार सेना सवेरे उठी होगी, रिवेली और रिट्रीट के अंतर्गत कितनी बार वो झंडे उतारे गए होंगे, चढ़ाए गए होंगे। उसने कहा पूछो, प्रयास करो, और अंत में फैसला ये हुआ तुम ही रख लो इसको। रेजिडेंसी के ऊपर लखनऊ कभी ब्रितानी हुकूमत की झंडे को उतारा नहीं गया था। 14 अगस्त के बाद अब तो ब्रितानी हुकूमत का झंडा हमेशा के लिए उतार देना था, और रेजिडेंसी के अंग्रेज अधिकारी ने ब्रितानी हुकूमत का झंडा ही नहीं उतारा, उस छेद को बंद कर दिया कि यहां दोबारा कोई अपना झंडा न गाड़ सके। तो क्या हुआ आधी रात को? माउंटबेटन भागा कहां? पाकिस्तान, क्योंकि तो 14 तारीख को वहां रहना था, शुक्रवार था। भाग के जब इंडिया आया तो खाली पेट था, क्योंकि रमजान के कारण कुछ खा पी नहीं पाया था। 15 तारीख की जब उद्घोषणा हुई तो हिंदुस्तान भर के ज्योतिष पत्रा खोल के बैठ गए कि इस तारीख पे हिंदुस्तान अगर आजाद होगा तो क्या स्थिति होगी। और सबों ने देखा कि इस तारीख पे अगर हिंदुस्तान आजाद हुआ तो यह देश कभी चैन से नहीं रह पाएगा। और ये संदेश आने लगे माउंटबेटन के पास कि आप इस तारीख को बदल दीजिए। और फिर बाद में इसका निदान निकाला गया कि आधी रात से कार्रवाई शुरू की जाए। और इस प्रकार यह कार्रवाई वहां से शुरू हुई। एक प्रस्ताव दिया गया माउंटबेटन को। अब यह बड़ा अजीब सा प्रस्ताव था कि सब कुछ बढ़ गया, सब कुछ ठीक है, लेकिन सेना को अंग्रेजों के हवाले रहने दिया जाए कि वो इस देश को देख सकें। एक तरह से पाई हुई आजादी वापस करने की बात हो रही थी। और जब 15 अगस्त को दिल्ली के लाल किले पे झंडा फहराया गया तो निगाहें खोज रही थी महात्मा जी कहां हैं। 2 शख्स ऐसे थे जिनके पीछे भी कुछ लोग लामबंद हुए थे, अखंड भारत को आजाद कराएंगे। नहीं, सपना पूरा नहीं हुआ, देश बढ़ चुका था। अब भारत एक नहीं 2 हो चुका था। और महात्मा जी प्रायश्चित यात्रा के अंतर्गत उस दिन बंगाल में थे। जो लोग मारे गए थे उनके घावों पे मरहम पट्टी लगा रहे थे। वो आदमी उसमें मानसिक पीड़ा से जूझ रहा था कि जो पूरी की पूरी कांग्रेस हमारे पीछे चलने को तैयार थी जंगे आजादी में, अब वो उसी के लोग हमारी बातें सुनने को तैयार नहीं, मानने को तैयार नहीं। सोचिए जरा कितनी गहन पीड़ा रही होगी महात्मा गांधी की उस वक्त। अप्रासंगिक शब्द का इस्तेमाल किया उन्होंने। और फिर ये सारी चीजें इस लेवल पे आ गई कि हम एक देश के बजाय 2 देश ले बैठे। मैं यही बात अब समाप्त करके आगे बढ़ूंगा और 2 मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। अब हम आजाद हैं, क्या मानसिक भी आजाद हैं? चारित्रिक दृढ़ता के बिना दुनिया का कोई व्यक्ति आजाद नहीं हो सकता। वो ऊपर से जितना दिखा ले वो गुलाम ही रहेगा। और अगर गुलामी की इस दास्ता से कोई चीज बाहर निकाल सकती है आपको, हमको, सबको, तो एकमात्र एक ही जगह है जहां से यह चीज हो सकती है, वो है एजुकेशन सेक्टर, शिक्षा। और आने वाले वक्त में शिक्षा को उस ऊंचाई पे ले जाके पहुंचाना है
जहां इस देश के प्रत्येक नागरिक का चरित्र उस बिंदु पे जाके बैठ जाए कि दुनिया की कोई ताकत हमारे देश को आंख उठा के देखने की जरूरत न कर सके, दुनिया की कोई ताकत हमको झुकाने की जरूरत न कर सके, चाहे वो मानसिक हो, आर्थिक हो, शारीरिक हो। और उस दिन हम सबसे सच्ची आजादी अपने देश के युवाओं को दे पाएंगे। बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है, बहुत कुछ परिवर्तन होना बाकी है, और इसके लिए बस अंतिम सूत्र कह के मैं जाऊंगा आपसे। चरित्र का निर्माण दूसरों से शुरू नहीं होता, अपने से होता है। अपना एग्जाम्पल इतना बड़ा कीजिए कि लोग आपकी बातों को मानने के लिए सहर्ष तैयार हो जाएं। आज पूरा देश का युवा रोल मॉडल खोज रहा है, घर में ही उसे रोल मॉडल नहीं मिल रहा है। इसलिए आपने मेरी बातें प्रेम पूर्वक सुनी। देश की जश्न आजादी को दिमाग से नहीं, दिल से मनाइए। और हमारी निगाहें अगर उठें तो इस तिरंगे को देखने के लिए, और हमारा सर अगर कटे तो इस तिरंगे के लिए। राष्ट्र से ज्यादा कुछ भी नहीं। यदि राष्ट्र का वजूद जिंदा है तभी तक हमारा आपका वजूद जिंदा है। इन्हीं शब्दों के साथ इस अवसर विशेष पे आपने मुझे सुना, इसके लिए हृदय से आपको साधुवाद। जय हिंद,